शाम के 7:46 हुए। मेरे कमरे का दरवाजा बिना हवा बिना हाथ लगाए धीरे धीरे बंद हो गया और जो आवाज आई वो जैसे किसी ने अंदर से सांस रोककर दरवाजा खींचा हो। मैं रघुनाथ, 26 साल का, पिछले 6 महीनों से अकेले रह रहा हूं। दिल्ली में पोस्टिंग मिली थी और ऑफिस के पास सस्ता कमरा मिल गया तो इसी में शिफ्ट हो गया। कमरा छोटा था लेकिन 2 चीजें अजीब थीं। पहली, कमरे के अंदर का एक कोना हमेशा ठंडा रहता था, सीधा एसी के ब्लास्ट जैसा, और सीलिंग पर एक बहुत पुराना कील ठोका हुआ था। उसके आसपास काला दाग था। पहली रात मैंने सोचा नमी की वजह से होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये घर इतना सीधा साधा नहीं था। 3 दिन तक सब नॉर्मल रहा। फिर चौथी रात 1:20 पर मैं जैसे ही सोने लगा, टक, कहीं कोई हल्का सा धक्का लगा। मैं उठकर बैठ गया। कमरा शांत, सिर्फ सीलिंग फैन की धीमी खड़खड़ाहट। मैंने खुद को समझाया, पुराना घर है, आवाजें आती रहती हैं। अगली रात फिर वही आवाज, इस बार टक टक टक, एकदम बराबर अंतराल पर, जैसे कोई उंगली से लकड़ी ठोक रहा हो या दरवाजे के पीछे कोई खड़ा हो इंतजार करता हुआ। लेकिन जब मैंने जाके देखा, दरवाजा खाली, कोई नहीं। धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ने लगीं, कभी दीवार पर, कभी फर्श पर, कभी दरवाजे के नीचे से किसी की हलचल। फिर एक रात मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी मुझे दाईं ओर कुछ हिलता दिखा। छाया। मैंने गर्दन घुमाई, कोई नहीं, लेकिन परछाई अभी भी दीवार पर थी। मैं खुद से बोला, ये क्या बकवास। मैं खड़ा हुआ, मेरी खुद की परछाई गायब, लेकिन एक दूसरी छाया वहीं धीमे धीमे लंबी होती जा रही थी। मैं 2 कदम पीछे हट गया, परछाई भी उसी दिशा में। मैंने लाइट ऑन की, छाया गायब, लेकिन मेरी सांसें तेज चलने लगीं। ऐसा लगा कोई चीज अभी भी कमरे में मेरे साथ है, कोई जो देख रहा है, बस दिखाई नहीं दे रहा। मैंने दोस्तों को बताया। उन्हें लगा मैं ज्यादा सोच रहा हूं, काम का तनाव है, थकान है। मैंने कमरे में कैमरा लगाने का सोचा, लेकिन फिर खुद को ही रोका कि अगर सच में कुछ दिख गया तो। बेहद इंसानी बात है, हम जानना नहीं चाहते कि डर असली है। एक दिन ऑफिस से लौटा तो मेरे कमरे का दरवाजा बंद था, जबकि मैं हमेशा खुला छोड़ के जाता हूं। अंदर आया तो मेरा नोटपैड फर्श पर पड़ा था। उस पर पेंसिल से लिखा हुआ था, तू देर से आया है। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैं अकेला रहता हूं, कमरे की चाबी मेरे पास थी, कोई अंदर आ ही नहीं सकता था। मैंने नोट फाड़ दिया, खुद को समझाया कि शायद मैंने ही कुछ लिखा होगा और भूल गया। लेकिन अंदर कहीं मेरे दिमाग में एक छोटी सी आवाज उठने लगी, नहीं, ये कुछ और है। डर वो नहीं होता जो हम देखते हैं, डर वो होता है जो हमें अपने दिमाग पर शक करवाता है। मैं खुद से पूछने लगा, क्या मैं पागल हो रहा हूं? क्या यह सब मेरा भ्रम है? क्या सच में कमरा मुझे देख रहा है? उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी आ गया। शाम के 7:46 बज रहे थे। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में उतरी रोशनी हल्की थी। मैंने जैसे ही एक कदम अंदर रखा, दरवाजा मेरी पीठ के पीछे खटाक, तेजी से नहीं, धीरे धीरे घिसटकर, जकड़कर, जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। मैं जड़ हो गया। ये हवा नहीं थी, ये संयोग नहीं था। सीलिंग के उस ठंडे कोने से हल्की हल्की सांस लेने की आवाज आई, धीमी, लंबी, मानो कोई छिपा हो और अचानक मेरी उपस्थिति से घबरा गया हो। मैंने कांपते हुए फोन निकाला, टॉर्च ऑन की। रोशनी उसी ठंडे कोने पर पड़ी और वहां कुछ नहीं था, लेकिन ठंड और बढ़ गई, ऐसी ठंड जो त्वचा को काट दे। मैंने दीवार की तरफ टॉर्च फेंकी, सीलिंग के कील वाले हिस्से पर, और तभी उस कील के ठीक नीचे कुछ लिखा दिखा, मैं उतरना चाहता हूं। शब्द ताजे थे, जैसे अभी अभी किसी उंगली से धूल हटाकर लिखे गए हों। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और अगले सेकंड कील हिली, हल्की, खतरनाक, जीवित चीज जैसी हरकत। सीलिंग पर टंगी वो पुरानी कील, जिसे मैंने हमेशा बस एक जंग लगा टुकड़ा समझा था, उस रात मेरे सामने हल्की सी हिली, बस 1 मिलीमीटर। लेकिन वो हरकत मेरी रीढ़ में ऐसा करंट दौड़ा गई जैसे किसी ने बर्फ का पानी फेंक दिया हो। मैं स्तब्ध खड़ा रहा। टॉर्च की रोशनी उस जगह पर स्थिर थी। कमरा शांत, लेकिन एक दबी हुई सांस अभी भी कोने से आ रही थी।
जैसे कोई बहुत समय से ऊपर अटका हो, घुटा हो और अब उतरने की कोशिश कर रहा हो। मेरी पहली इंसानी प्रतिक्रिया थी भाग, लेकिन पैरों ने धोखा दे दिया। मैं वहीं जड़ हो गया। मैं खुद से बोलने लगा, ये कोई चूहा होगा, हवा होगी, नमी होगी। लेकिन जिन घरों में नमी की वजह से कीलें हिलती हैं, उनमें कोनों से किसी के सांस लेने की आवाजें नहीं आती। टॉर्च की रोशनी कांपी। मेरे हाथ नहीं कांप रहे थे, लेकिन रोशनी मानो खुद कांप रही हो। फिर अजीब हुआ, कमरा गर्म हो गया। वही ठंडा कोना जहां हमेशा बर्फ जैसी हवा रहती थी, अब भट्टी जैसा लग रहा था। लेकिन केवल उस जगह। वहां हवा हल्की हल्की लहर रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ हिल रहा हो, धीरे धीरे, बार बार। और फिर वही आवाज, टप टप टप। अब ये दीवार से नहीं, सीधा सीलिंग से आ रही थी, उस कील के ठीक ऊपर। जैसे कोई वहां से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, पर अटक गया हो। मैंने तुरंत दरवाजा पकड़कर खींचा। दरवाजा हिला ही नहीं। एकदम ठोस, जैसे बाहर से कोई उसे पकड़े खड़ा हो। मैंने जोर लगाया, पसीना आने लगा, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी पीछे से हवा चली, बहुत ठंडी। मैंने धीरे से मुड़कर देखा, सीलिंग पर कील थोड़ा और झुक चुकी थी, अब नीचे की ओर, और उसके आसपास का काला दाग फैल रहा था, जैसे किसी जल चुके हाथ का निशान। कमरा बिल्कुल शांत था, सिवाय उस एक आवाज के, मैं नीचे आना चाहता हूं। यह आवाज कहीं ऊपर से गिरी, धीमी लेकिन बेहद साफ। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो डरावना था, पर यह आवाज, ये किसी इंसान की नहीं थी, न ही किसी जानवर की। यह आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बहुत समय से बोलना भूल रखा हो, जुबान सूखी हो, गला फटा हो, और फिर भी किसी तरह शब्द निकाल रहा हो। मैं पीछे हट गया, मेरी नजर सीलिंग पर टिक गई। कील फिर हिली, टक। इस बार आवाज साफ आई, लकड़ी फटने जैसी। अगर कील कुछ इंच और निकली तो छत में बना वो काला हिस्सा पूरी तरह खुल जाएगा। मैंने अपने दिमाग में खुद को चिल्लाते सुना, अगर वो चीज नीचे आ गई तो बच नहीं पाएगा। मेरी लाइट बंद हो गई, एकदम अंधेरा। फ्लैशलाइट टिमटिमाई, फिर बुझ गई। मैं अंधेरे में गुम। और तभी सबसे डरावना हुआ, मेरा बिस्तर खुद ब खुद खिसका, धीरे धीरे फर्श पर घिसटते हुए ठंडे कोने की तरफ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। फिर मेरी अलमारी का दरवाजा खुला, मेज पर रखी पेंसिल लुढ़की, अलमारी का शीशा कांपा, और उसी शीशे में मैंने देखा एक लंबी टेढ़ी परछाई सीलिंग से उतरने की कोशिश कर रही थी। उसकी उंगलियां कील वाले हिस्से से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, बहुत पतली, बहुत लंबी, ऐसी कि उन्हें किसी इंसानी हड्डी से जोड़ना मुमकिन नहीं था। मैंने दहाड़कर कमरे की लाइट ऑन की, स्विच दबाते ही सब कुछ रुक गया। कमरा फिर शांत हो गया, लेकिन अब कील आधी बाहर आ चुकी थी। दरवाजा इस बार खुल गया, या शायद मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दी गई। मैं भागकर गैलरी में आया। उसी वक्त चौकीदार पानी पीते दिखाई दिया। मेरे कांपते हवा को देखकर उसने पूछा, सब ठीक तो है? मैंने बस इतना कहा, कमरा ठीक नहीं है। वो धीमे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में अजीब सा दर्द था। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें भी सुनाई देने लगा? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? वो आगे आया, बेहद धीमी आवाज में बोला, वो कील, उसे किसी ने छुआ नहीं है, फिर भी हर रात थोड़ी और निकलती है। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, क्योंकि ये कमरा पहले मेरे बेटे का था। मैं ठिठक गया, तुम्हारे बेटे का? वो बोला, हाँ, उसे यहीं सोते सोते मौत आ गई थी। हाँ, और उसने मरने से पहले यही कहा था, बाबूजी, कोई ऊपर से बुला रहा है। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे बहुत रोया हो। वो बोला, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, लेकिन अब शायद देर हो चुकी है। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों? वो धीरे से बोला, क्योंकि जो आवाज एक बार सुन ले वो छोड़ती नहीं। मैं गेट बंद करने लगा, तभी चौकीदार ने मेरा हाथ पकड़कर रोका, और पहली बार उसने बहुत डरी हुई आवाज में कहा,
आज रात उस कमरे में मत सोना। मैंने सोचा किसी दोस्त के यहां चला जाऊं, लेकिन तभी मुझे याद आया मेरा लैपटॉप, मेरा वॉलेट, मेरी चाबियां सब कमरे में हैं। और उस वक्त मुझे लगा मैं बस 2 मिनट में अंदर जाकर चीजें ले लूंगा। मैं चौकीदार से बोला, मैं बस सामान लेकर आता हूं। उसने मेरा हाथ फिर पकड़ा। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। नहीं जाओ, अंदर अभी मत जाओ, वो जाग चुका है। मैंने पूछा कौन? वो कांपते हुए बोला, जो मेरे बेटे को ले गया। चौकीदार की आवाज मेरे कानों में गूंज नहीं थी। वो जाग चुका है, जो मेरे बेटे को ले गया। मैं उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखें सूजी हुई, चेहरा थका हुआ, डर ऐसा जैसे उसने सालों से नींद न देखी हो। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, ये वो कौन है? वो बस 2 शब्द बोला, ऊपर वाला, और फिर चुप हो गया। उसके होंठ सूखे हुए थे, उसकी सांसें तेज और आवाज कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कमरे में मेरा सामान था, मेरा फोन था, मेरी चाबियां थीं। मैं नहीं जा सकता था और मैं वापस उस कमरे में जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं गया। जैसे ही मैं अंदर कदम रखा, मुझे पहला झटका लगा। कमरे की हवा ठंडी नहीं, सख्त गर्म थी, इतनी गर्म कि सांसें भारी लगें। दूसरा झटका, बिस्तर कमरे के बीच में नहीं था। वो खिसक कर उसी कोने के ठीक नीचे चला गया था जहां सीलिंग पर वो पुरानी कील थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर रखा हो। तीसरा झटका, मेरे नोटपैड पर फिर कुछ लिखा था, इस बार और साफ और गहरा। क्या तू भी ऊपर आना चाहता है? मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं, दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने लैपटॉप उठाया और तभी पीछे से आवाज आई, टप टप टप, सीलिंग से, उस कील वाले हिस्से से। अब ये टपकने की आवाज नहीं थी, ये चलने की आवाज थी, जैसे कोई सीलिंग के अंदर धीरे धीरे रेंग रहा हो। मैंने घबराकर ऊपर देखा और मेरी सांस वहीं अटक गई। वो काला दाग सीलिंग पर फैल चुका था, अब हाथ की आकृति बन चुका था। उंगलियां बहुत लंबी, बहुत पतली, जैसे किसी छाया की उंगलियां, और इन उंगलियों के नीचे कील धीरे धीरे नीचे आ रही थी, जैसे वो चीज ऊपर से उसे धकेल रही हो। मेरे कान में फिर एक आवाज गिरी, बहुत धीमी, बहुत भारी, जैसे किसी का गला फटा हो। छोड़, मुझे नीचे आने दे। मैं बुरी तरह कांप गया। मैंने अपने बैग की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया, खटाक, एकदम जोर से। अब मैं अंदर फंस चुका था। पहले मेरी कुर्सी हिली, धीरे धीरे बगल की ओर सरकी, फिर टेबल पर रखा गिलास कांपा, कांपता हुआ जमीन पर गिर गया, लेकिन टूटने की आवाज नहीं आई। गिलास जमीन पर गिरकर लुढ़का ही नहीं, वो एक ही जगह पड़ा था, जैसे किसी चीज ने हवा में पकड़ लिया हो और धीरे से जमीन पर रख दिया हो। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर सीलिंग की ओर देखा। कील पूरी तरह मुड़ चुकी थी। अब वो छत से नीचे की ओर तनी थी, जैसे हथेली से निकलती कोई सुई। और अचानक पूरी छत सांस लेने लगी। एक धीमी, भारी आवाज, हर हर, जैसे कोई विशाल फेफड़े ऊपर भरे जा रहे हों। कमरा गर्म होता जा रहा था, दीवारें पसीना छोड़ने लगी थीं। मुझे लगा मैं किसी इंसान के अंदर खड़ा हूं। और फिर हुआ। छत की दरार से कुछ लटक रहा था, सफेद नहीं, काला नहीं, बल्कि छाया जैसा। एक लंबी सूखी कोहनी सी चीज, फिर दूसरी। दोनों की उंगलियां जमीन की ओर बढ़ रही थीं, जैसे मुझे पकड़ना चाहती हूं। मैंने चिल्लाया, कौन है? जवाब बहुत धीरे आया, मेरा घर वापस दे दे। मैं सुन्न पड़ गया। उस आवाज में इतना दर्द था कि डर और सहानुभूति एक साथ दिल में टकरा गए। कौन? मेरे मुंह से बस ये शब्द निकले। जवाब आया, जो पहले यहां रहता था। मेरा खून जम गया। चौकीदार का बेटा। सीलिंग की दरार में हलचल तेज हुई, उंगलियां वापस अंदर गईं और तुरंत ही मुझे दिखा कोने के पास खड़े एक लड़के की परछाई। बहुत पतली, बहुत टेढ़ी, लेकिन स्पष्ट।
वो परछाई धीरे धीरे मेरे बिस्तर पर चली गई और फिर मेरी ओर मुड़ी। मैंने उसकी आंखें नहीं देखी, वो खाली थीं, सिर्फ अंधेरा। उसने अपना हाथ बढ़ाया, सीधा मेरी तरफ। कमरे की हवा भारी हो गई, मेरे कान बंद हो गए, समय धीमा हो गया और उसने धीरे से कहा, मैं ऊपर अटका था, तू नीचे अटक जा। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, चेहरा सुन्न, दिल धक धक नहीं धम धम कर रहा था। परछाई ने 2 कदम और आगे बढ़ाए। अब वो मेरे बिल्कुल सामने थी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर फर्श से जैसे चिपक गए थे। उसे मेरी सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी, मुझे उसकी मौजूदगी की ठंडक। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं अंदर तक कांप गया। मैं ऊपर अटका था, तू नीचे अटक जा। और उसी पल कील दीवार से पूरी तरह टूटकर फर्श पर गिर गई। एकदम भारी आवाज। मैंने झटके से ऊपर देखा। सीलिंग अब पूरी तरह खुल चुकी थी और वहां एक काला अंतहीन गड्ढा था और उसी से कुछ उतर रहा था, बहुत धीरे, बहुत लंबा और बिल्कुल इंसानी शक्ल का नहीं। आईने के पीछे जो चेहरा था वो अब मेरे सपनों में नहीं, मेरी हकीकत में दिखने लगा था। आदित्य उसी अलमारी के सामने खड़ा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत कर चुका था। कमरा पूरी तरह शांत था, सिर्फ दीवारों से एक हल्की टिक 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 की आवाज आ रही थी। घड़ी बंद थी, आवाज कहीं और से आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। आईना हल्का सा धुंधला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से सांस मारी हो। तू है कौन? आदित्य बुदबुदाया। आईने में उसका चेहरा, उसकी हर हरकत कॉपी नहीं कर रहा था। वो थोड़ा देर से, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा जिंदा नहीं लग रहा था। और फिर आईने वाली शक्ल की आंखें ऊपर उठी, जैसे वो किसी और को देख रही हो। आदित्य ने तुरंत पलटकर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन आईने में पीछे खड़ा कोई साफ दिख रहा था। एक झुकी हुई परछाई, सांस लेती हुई, धीरे धीरे और पास आती हुई। उस रात आदित्य सोया नहीं, फिर भी उसे सुबह लगा जैसे किसी ने पूरी रात उसके बगल में खड़े होकर उसे देखा हो। तकिया ठंडा था, लेकिन उसके बगल की चादर गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। वो घबराकर उठा, सीने में तेज धड़कन, पसीने में भीगा शरीर। उसने फोन उठाया, 3:42 AM रिकॉर्डिंग वापस चेक की। वीडियो में आखिर में जहां वो बेहोश हुआ था, उसके बाद कैमरा खुद ब खुद ऑन होता है। फ्रेम में बस आदित्य सोया हुआ है और उसके बगल में एक धुंधली आकृति बैठकर उसका चेहरा देख रही है, मिनटों तक बिना पलक झपकाए। फिर कैमरे के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाती है, ये अभी नहीं जानता कि मैं असली कौन हूं। आदित्य ने वीडियो फौरन बंद कर दिया। वो आवाज उसकी ही थी, लेकिन टूटी, भारी और बेलगाम। दोपहर को वो नीचे वाले फ्लैट की बुजुर्ग औरत से टकरा गया। वो उसे ध्यान से देखने लगी, कुछ ज्यादा ही ध्यान से। बेटा, कमरे में कोई दूसरा तो नहीं? वो बोली। आदित्य ने झट से सिर हिला दिया। नहीं आंटी, मैं अकेला हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। अकेले लोग कभी कभी अकेले नहीं होते। तुम्हारे कमरे की खिड़की में कल रात कोई खड़ा था। आदित्य के गले से आवाज नहीं निकली, चेहरा नहीं दिखा, पर आंटी आगे बोली, वो तुम्हारी ही ऊंचाई जैसा लगता है, बस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। आदित्य पीछे हट गया, दिमाग सुन्न। शाम तक आते आते घर का माहौल बदल गया। जहां भी वो जाता, उसे लगता उसके पीछे कोई खड़ा है। कभी हल्की हवा उसके कान को छूती, कभी आईने के कोने में परछाई हिलती। उसने गलती से दीवार पर हाथ फेरा तो दीवार गर्म थी, जैसे किसी ने अभी अभी सहारा लेकर खड़ा हुआ हो। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसने खुद को समझाया, सिर्फ दिमाग खेल खेल रहा है, लेकिन दिमाग झूठ बोल रहा था। तभी फोन बजा, वीडियो कॉल। राहुल था, उसका यूनिवर्सिटी वाला दोस्त। भाई कैसा है? आदित्य जबरदस्ती मुस्कुराया। राहुल अचानक चुप हो गया। अरे तेरे पीछे कौन बैठा है? आदित्य जड़ हो गया। धीरे धीरे गर्दन घुमाई।
पीछे कोई नहीं था, पर राहुल का चेहरा गंभीर हो गया। मजाक मत कर, मैं साफ देख रहा हूं, कोई काले बाल झुका हुआ तेरे पीछे। अचानक स्क्रीन गड़बड़ाने लगी, फिर पूरी ब्लैक। लेकिन ब्लैक स्क्रीन में भी आदित्य को अपना चेहरा नहीं बल्कि वही टेढ़ा चेहरा दिख रहा था, और वो मुस्कुरा रहा था, चुपचाप, जैसे कह रहा हो अब तो मुझे देख सकता है। मैंने जैसे ही आईने को ढका, पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा, क्यों छुपा रहा है मुझे? आदित्य थम गया। उसकी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई। कमरे की हवा एकदम भारी हो गई। एक साया ठीक उसके कंधे के पीछे खड़ा था, नजरें उसके गर्दन पर टिकी हुई। आवाज वही थी, उसकी ही आवाज, पर बिना किसी इंसानियत के। तूने मुझे पहली बार कब देखा था, याद है? आवाज धीमी थी, लेकिन सीधी उसकी हड्डियों में उतरती जा रही थी। आदित्य ने हिम्मत कर कहा, तू मेरा प्रतिबिंब नहीं है, तू कोई और है। साया मुस्कुराया, मुस्कुराहट जो उसकी आवाज से पहले दिखी और चेहरे के बाद पहुंची। मैं तू ही हूं, बस वो नहीं जो तू मानता है। अचानक कमरा हल्का हल्का मुड़ने लगा, जैसे दीवारें अंदर की तरफ सांस ले रही हों। छत नीचे झुक रही थी। आईने की सतह में हल्का सा पानी जैसा कंपन था। फिर आईने ने आदित्य की असली रूम नहीं बल्कि उसके पीछे का कोई और कमरा दिखाना शुरू किया। एक कमरा जो उसने कभी नहीं देखा, धूसर, खामोश, पर किसी की मौजूदगी में धड़कता हुआ। और उस कमरे के बीचों बीच एक खाली फ्रेम, एक फ्रेम जिसमें आदित्य की ही जगह, किसी को डालने की जगह खाली थी। आवाज गूंजी, हर आईना एक तरफ सच दिखाता है और दूसरी तरफ मालिक। आज जगह खाली है। आदित्य पीछे हटना चाहता था, पर पैरों ने साथ नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे जमीन रबर की बनी हो और वो उसमें डूब रहा हो। आईने वाले चेहरे ने अपना सिर झुकाकर कहा, तेरा जन्म जिस दिन हुआ था उस रात आईने पर एक दाग बना था। लोगों ने सोचा दाग है, पर वो मैं था। आदित्य की सांस रुक गई। क्या मतलब? साया धीरे धीरे आखिरी सच बोला, मैं तेरी वो जिंदगी हूं जो तू जी सकता था। मैं तेरी वो गलतियां हूं जो तुझे करनी थी। मैं तेरी वो पहचान हूं जो तूने दबा दी। और अब मैं अधूरा हूं। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि खाली थीं। अंदर सिर्फ अंधेरा, गहरा अंधेरा। आईना कांपने लगा। उसके अंदर वाला कमरा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, जैसे वो आदित्य के कमरे को खा रहा हो। साया बोला, चल अपनी जगह ले ले और मुझे बाहर आने दे। आदित्य चिल्लाया, नहीं, पर उसके शब्द हवा में ही थम गए। साया झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तूने मुझे बुलाया था अकेलेपन में। अचानक आईने के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, ठंडा लेकिन भारी। उसने आदित्य का चेहरा पकड़ लिया। आदित्य ने आखिरी बार कमरे को देखा। मेज, बिस्तर, दीवारें, खिड़की, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगा। और अगले ही पल आदित्य पूरा का पूरा आईने के अंदर खिंच गया। सिर्फ 3 सेकंड बाद कमरा फिर वैसे ही सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आईने के सामने खड़ा था आदित्य जैसा दिखने वाला इंसान। वही चेहरे की बनावट, वही आवाज, बस आंखें मानो किसी और की हों। वो मुस्कुराया। इस बार मुस्कुराहट पूरी थी, पूरी और खतरनाक। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब ये कमरा मेरा है। और वो कैमरा उठाकर सीधा लेंस में बोला, और अगर तुम ये कहानी देख रहे हो तो समझ लो, आईने ने तुम्हें भी देख लिया है।